बच्चों, मैं आपको आज कोशिका के बारे में बताऊंगा। पादप कोशिका कैसे बनती है और कितने प्रकार की होती है। तो यह स्टैंडर्ड जो होगा ये कक्षा 8 में भी है, 7 में भी है, आपके थोड़ा बहुत कक्षा 5 में भी आता है और 9-10 में तो ये काम ही है, पूरा ही वर्णन मिलता है। तो पादप कोशिका के बारे में, पादप कोशिका होता क्या है। पौधों में प्रत्येक जीव हो चाहे पौधा हो तो छोटी छोटी क्या होती है, जैसे ये सेल्स हैं, बहुत सी कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो कहेंगे क्या कि प्रत्येक कोशिका जब छोटी छोटी ये कोशिका मिल जाती है बहुत से एक समूह बन जाती है, ये सेल हो गई। ये क्या हो गई, सेल, कोशिका हो गई। ये कोशिकाओं का जब समूह बन जाता है तो समूह को कह देते हैं टिश्यू। क्या हो गया, टिश्यू, ऊतक कहेंगे, ऊतक। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि हमारा शरीर जो है या पौधे का शरीर जो है वो कोशिकाओं का एक संगठन होता है, कोशिकाओं का संगठन। तो सबसे पहले वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 में यह खोज की और उन्होंने कहा कि शरीर में बहुत से छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं और उन्हीं कोशिकाओं से शरीर बना होता है। ये कोशिकाएं को सेलुला कहा था। क्या कहा था, सेलुला। इन कोशिकाओं को सेलुला कहा। बाद में वैज्ञानिक AWL हाक 1670 में AWL हाक मतलब AWL हाक का मतलब हुआ एंटी वान लीवेनहॉक। वैज्ञानिक ने ये कहा कि इन्होंने पादप कोशिका में देखा कि विभिन्न प्रकार की पादप कोशिकाएं में विभिन्न प्रकार के हरे रंग के कण होते हैं। उन हरे रंग के कणों को क्या कहा, क्लोरोप्लास्ट कहा था। इसी प्रकार से बाद में स्लाइडेन एवं स्वान दो वैज्ञानिकों ने मिल करके इस पादप कोशिका को ये कहा था कि पादप कोशिका एक शरीर की पादप कोशिका बॉडी की क्या है, एक संरचनात्मक इकाई है, संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। इसी से जीव का विकास होता है, इसी से जीव बनता है, या कहेंगे सेल बनती है। पादप कोशिका एक प्रकार की क्या है, संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। इसी से जंतु या पौधे का निर्माण होता है। इस बात में कुछ वैज्ञानिकों ने इसके बारे में और भी कहा कि ये जो पादप कोशिका होती है, सेल होती है, ये शरीर का निर्माण इसी से होता है। कुछ सेल्स होती हैं, उन सेल्स में से देखेंगे कि ये सबसे बड़ी सेल कौन होती है। सबसे बड़ी सेल जो होती है, आपने पढ़ा भी होगा या सुना होगा तो याद कर लेंगे। सबसे बड़ी सेल ऑस्ट्रिच का अंडा होता है। ऑस्ट्रिच का क्या होता है, एग होता है। ये ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो लगभग 15 सेंटीमीटर व्यास का होता है। ये सबसे बड़ी सेल कहा जाता है। और सबसे लंबी सेल जो होती है वो तंत्रिका तंत्र होती है। तो इस प्रकार से तंत्रिका तंत्र सबसे लंबी सेल होती है और लगभग 1 से 1.5 मीटर तक हो सकती है। ये ऑस्ट्रिच का एक सबसे बड़ी सेल और सबसे लंबी सेल तंत्रिका तंत्र होती है। ये सेल्स ही धीरे धीरे, आपने ये भी देखा होगा कि ये सेल्स कितने प्रकार की होती है। आप पादप सेल्स हो चाहे जंतु सेल्स हो, तो ये सेल या कोशिका दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। आप लोगों ने पढ़ा होगा और मैं भी आपको बता देता हूँ। ये होती है, एक पहली होती है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी होती है यूकैरियोटिक सेल। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब ये होता है, ये कौन सी सेल होती है। प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव।
प्रिमिटिव मतलब आदिम, और यू मतलब होता है ट्रू, यू मतलब ट्रू मतलब सत्य। और ये कैरियान मतलब क्या होता है, कैरियान का मतलब होता है केंद्रक, कैरियान का मतलब होता है न्यूक्लियस या केंद्रक या न्यूक्लियस। तो जिन कोशिकाओं में यह प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं, जिन कोशिकाओं में क्या होगी, ये आदिम प्रकार का केंद्रक होता है तो उसे हम कहेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका, और जिनमें सख्त प्रकार का केंद्रक होता है, ये बड़ा होता है, साफ होता है, उसे हम क्या कहेंगे, यूकैरियोटिक की कोशिका कहते हैं। चलिए थोड़ा सा हम इस संरचना में देख लेते हैं। देखिए जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में देखेंगे कि ये जो जैसे ये सेल है, आप सेल को देखें तो इसमें केंद्रक कैसा होता है, टूटा फूटा होता है, इसका डीएनए बिखरा होता है, हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होती है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि इसमें जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक। और ये सेल वॉल होती है, सेल वॉल तो होती है क्योंकि हम पादप पढ़ा रहे हैं। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती, जब न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होगी तो ये डीएनए जो होता है, डीएनए बिखरा होता है और इसीलिए इसको प्रिमिटिव कोशिका कहते हैं। और यह ज़्यादातर जीव जंतुओं की कोशिकाओं में पाई जाती है। जीव जंतु की कोशिकाओं में क्या कहेंगे, बैक्टीरिया, जीवाणु या एल्गी या शैवाल की कोशिकाओं में इस तरह की कोशिका पाई जाती है। इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती। जब हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगी तो इसमें क्या होगा, केंद्रक या जो डीएनए होता है बिखरा होता है। तो हम ये कह सकते हैं ऐसी कोशिकाएं जो होती हैं वो किसमें होती है, एक कोश की जंतुओं में पाई जाती हैं। अब रहेगा यूकैरियोटिक सेल, आप देखेंगे यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक जो सेल होती है उसमें जो केंद्रक होता है वो स्पष्ट होता है, स्पष्ट दिखाई देता है। आप इसको केंद्रक को अच्छे से बना लेंगे और इसमें देखो ये केंद्रिका भी इसमें होती है, ये सारे ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, कोशिकांग होते हैं, वो भी पाए जाते हैं। तो ये हो गया सेल वॉल, इसमें तो सेल वॉल होती है, इसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी होती है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी होती है। इसके अंदर क्या होता है, डीएनए होता है और बिखरा नहीं होता, क्रोमेटिन के रूप में होता है, क्रोमेटिन के रूप में होता है। और हिस्टोन प्रोटीन भी होती है, हिस्टोन प्रोटीन। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है ये सत्य प्रकार का इनमें केंद्रक होता है। यू माने सत्य और कैरियान माने केंद्रक। इसमें क्या होता है, स्पष्ट केंद्रक होता है, चारों ओर से न्यूक्लियस मेम्ब्रेन पाई जाती है और अंदर क्या होता है कि जो डीएनए होता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन होती है। इस हिस्टोन प्रोटीन की वजह से डीएनए बना होता है और क्रोमेटिन के रूप में दिखाई देता है। यह जो कोशिका होती है यह अधिकतर कहाँ पाई जाती है, ये सभी प्रकार के जीवों में आपको दिखाई देती है। आप पादप में भी देख सकते हैं और जटिल प्रकार के जीवों में और हमारे शरीरों में ये कोशिका देख सकते हैं। तो ये हो गया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब ज़्यादातर सेल्स जो होती हैं वो सेल लगभग 20 माइक्रोन से लगा करके 1.5 तक मैंने बताया माइक्रोन तक होती है। इनकी लंबाई चौड़ाई लगभग इतनी होती है। ये कई आकार में भी हो सकती है। तो ये आपको सब नहीं पढ़ना है, लेकिन अब आप देखते हैं पादप कोशिका की संरचना। पादप कोशिका की संरचना, ये पादप कोशिका की संरचना, पादप कोशिका की संरचना। तो पादप कोशिका की संरचना कैसे बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे? तो बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि आपको एक बिंदु बना लेते हैं, 2 3 4 जो भी हो सके उतने बिंदु बना लेते हैं और बिंदु को ध्यान में रखते हुए उनको इस तरह से कर देते हैं और इनको ये कर दिया। इसी तरह से
ये बिंदु को ध्यान में रखते हुए इनको आपको कर देते हैं, मोड़ दिया इस तरह से, यू के आकार का फैला हुआ यू बना देते हैं। ये हो गया, देखिए इस तरह से हम पादप कोशिका की संरचना आसानी से बना सकते हैं। बनाने के लिए जब ये हो जाता है तो इसको आप इसको दोहरा दीजिए, इसको दोहरा देते हैं। दोहराने पे इसमें कहीं कहीं पे बीच बीच में बहुत से छेद होते हैं, तो इसलिए इनको हम बिगाड़ करके हम थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं। तो ये हो जाएगी आपकी पादप कोशिका की संरचना। देखो बन रहा है, सेल वॉल बन रहा है। यहाँ जब सेल वॉल बनाए तो ये छेद को दिखाना है, क्योंकि ये छेद जो होते हैं उन्हें प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। ये 3 लेयर्ड होती है, तो 3 लेयर्ड को दिखाने के लिए आपको थोड़ा सा लाइन ऐसे खींच दें, थोड़ा सा लाइन। अगर एक में ही बता देंगे, एक में ही बना देंगे तो बहुत काम चल जाएगा। जरूरी नहीं है कि सब में दिखाएंगे, जैसे हमने एक को दिखाया एक में और 2 में दिखा दिया, हो सके तो आप पूरे में दिखा दें। तो ये हो जाती है 3 लेयर। तो ये क्या होगा, इसे कहते हैं सेल वॉल। तो सेल वॉल में ये क्या होगी, आउटर लेयर, बाह्य लेयर, आउटर लेयर। ये क्या हो गई, मिडिल लेयर, मिडिल लेयर। ये क्या हो गई, इनर लेयर, इनर लेयर। अब तीनों को मिलाकर के हम कह देते हैं सेल वॉल, कोशा भित्ति। कुल मिला के हम ये क्या कहेंगे, इसको कोशा भित्ति, कोशा भित्ति। ये जो बीच में जो छेद जो मैंने बताया था कि ये छेद होते हैं, ये छेद होते हैं, तो इन छेदों को प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। चाहे हिंदी में लिखो चाहे लिखिए, प्लाज्मोडेस्माटा, ये प्लाज्मोडेस्माटा होगा। अब बीच में बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले आप दूरदर्शन की तरह, आप जैसे दूरदर्शन में एक चिन्ह नहीं होता तो ऐसे संरचना बना लेंगे। थोड़ा सा इधर को इधर से लेकर के पतला करके ये बना देते हैं, ठीक। अब इसके बाद ये बना देंगे। बनाने में ध्यान रखें कि इसको थोड़ा सा डबल कर देते हैं इसमें, और डबल करने के पश्चात इसको इसकी क्रोमेटिन बना देते हैं। ये केंद्रिका हो गई। यहाँ कोशा द्रव्य भर देते हैं। कोशा द्रव्य में कुछ अंग होते हैं, उन अंगों को भी दिखाना है। तो इसके चारों ओर जो होते हैं वो अंतःप्रदावी जाल का जाल के रूप में फैले होते हैं। और कुछ जगह ये क्या होती है, गाल्जी काय होते हैं। कुछ में तो आप आराम से इसमें क्या बना सकते हैं, कुछ बिंदु के रूप में बना दें, कुछ ऐसे बना दें, और कुछ में गाल्जी काय बना दें, ये गाल्जी काय हो गया। कुछ में ये माइटोकॉन्ड्रिया बना दें। माइटोकॉन्ड्रिया की मात्रा वैसे तो ज़्यादा होती है, तो लेकिन हो सके तो बना दें। कुछ छोटे छोटे गोले बना दें, प्रोटीन्स लिपिड्स हो गए। तो हम ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे ये सेल्स बन करके तैयार हो जाएगी। आप क्लोरोप्लास्ट बना दें हरित लवण, तो ये हो गया है आपका सेल बन के तैयार। जरा देखते हैं होता क्या, जो मैंने अभी बताया कि सेल हो गई। सेल में से इसके बाहर ये क्या है, ये टोनोप्लास्ट की बनी हुई, टोनोप्लास्ट की बनी हुई क्या होती है, वैक्यूल होती है, वैक्यूल, रिक्तिका होती है, रिक्तिका। और रिक्तिका के चारों ओर ये क्या भरा है, सेल प्लाज्म भरा हुआ है, सेल प्लाज्म, कोशा द्रव्य, कोशा द्रव्य। अब ये कोशा द्रव्य में कौन कौन से अंग तैरते हैं, उनमें से आप देखेंगे। सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ, ये केंद्रक हो गया, केंद्रक हो गया, अंग्रेजी में लिखते जाएंगे, इसकी न्यूक्लियस हो गया। इसके बाद ये क्या है, केंद्रिका हो गई, केंद्रिका। इसे क्या कहेंगे, न्यूक्लियोलस कहेंगे, न्यूक्लियोलस। ये क्रोमेटिन हो गए, क्रोमेटिन, क्रोमेटिन, चाहे अंग्रेजी लिखो चाहे हिंदी, क्रोमेटिन। अब जब ये हो जाता है तो इसमें आ जाते हैं ये क्या है, ये आप दिखाई दे रहे होंगे, ये कैसे दिखाई दे रहे हैं, ये जो दिखाई दे रहा है ये क्लोरोप्लास्ट या हरित लवण कहते हैं, हरित लवण, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। और ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। ये क्या है, गाल्जी बॉडी,
गाल्जी बॉडी। और ये भी क्या है, ये भी क्या देंगे, गाल्जी बॉडी है, गाल्जी बॉडी हिंदी में लिखो, चाहे कहेंगे गाल्जी कार। और इसमें क्या क्या तैरते हैं, देखो प्रोटीन्स और लिपिड्स के कण होते हैं, आरएनए होते हैं, ये प्रोटीन्स होते हैं, कुछ लिपिड्स भी होते हैं, ठीक। और इसके बाद यहाँ राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम। तो इस तरह से हम कहेंगे राइबोसोम, ये पादप कोशिका मिलकर के बन गई। तो अब हम ये कह सकते हैं कि पादप कोशिका की संरचना को देखें तो ये किस तरह की संरचना है। देखो संरचना देखो हेक्सागोनल हो सकती है, पेंटागोनल हो सकती है, 5 कोण की हो सकती है, 4 कोण की हो सकती है, 3 कोण की हो सकती है। तो कोशिका उसी को कहेंगे जिसमें एक केंद्रक होता है। अगर केंद्रक नहीं है तो वो कोशिका कहलाती नहीं है। हाँ, बहुकेंद्र की कोशिका, एक कोशिका में कई केंद्रक हो सकते हैं या एक कोशिका में केंद्रक होना बहुत जरूरी है। तो हम कोशिका में कहेंगे, कोशिका को 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला ये हो गया कोशाभित्ति, क्या हो गया, कोशाभित्ति। दूसरा क्या हो गया, कोशाद्रव्य। पहला कोशाभित्ति, दूसरा क्या हो गया, कोशाद्रव्य, और तीसरा क्या हो जाता है, ये रिक्तिका। तीसरा रिक्तिका। हम पादप कोशिका के 3 संरचना को 3 भाग विभाजित करते हैं, कोशाभित्ति, दूसरा कोशाद्रव्य और तीसरा रिक्तिका। जो कोशाभित्ति होती है उसमें 3 लेयर्स होती है। 3 लेयर्स में बाह्य लेयर क्या होगी, देखो ये यहाँ पे भरा हुआ पानी है, यहाँ पे नहीं है, तो ये क्या होगी, बाह्य लेयर थोड़ा सा कठोर होती है, मुलायम नहीं होती है, कम होती है। और अंतर लेयर क्या होती है, थोड़ा मुलायम और सॉफ्ट होती है। लेकिन इन दोनों के बीच में एक और लेयर पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं मिडिल लेयर। और मिडिल लेयर में छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं, उन छिद्रों को प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। इतना ही याद करना है। ये क्या करती है, कोशिका की सुरक्षा करने का कार्य करती है। चलिए आगे चलते हैं, दूसरा नंबर देखते हैं कि इसमें क्या भरा हुआ है। इसमें भरा क्या है, ये कहेंगे रिक्तिका। ये कोशाद्रव्य को देखेंगे तो रिक्तिका और ये कोशाभित्ति के बीच में जो भरा हुआ है वो क्या होता है, क्या होता है, कोशाद्रव्य तरल पदार्थ होता है, जेली के समान। पुरगेंजे ने इसकी खोज किया था, ठीक है। इसी तरह से हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो कोशाभित्ति होती है ये किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, सेलवाल। अब इसमें देखते हैं कि ये तरल पदार्थ जेली के समान होता है, इसके अंदर भरा होता है। और ये इसी में देखो माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गाल्जी कार, राइबोसोम और ये ER, ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, केंद्रक आदि विभिन्न प्रकार के अंग इसके अंदर तैरते रहते हैं। इनका कार्य क्या होता है, कोशिका का संचालन करना। इनका सबका कार्य अलग अलग होता है। हम एक एक अंग के बारे में अलग अलग से बताएंगे, अलग से। अब इसका और मेन कार्य क्या हुआ, कोशिका को सूखने से बचाना, कोशिका को सूखने से बचाना। और इसके अंदर जो अंग हैं, कोशिकांग जो तैरते रहते हैं, इनके जो संचालन करने का कार्य इसी के द्वारा होता है। तो ये हो गया। दूसरा नंबर क्या है, रिक्तिका। तीसरा रिक्तिका क्या होता है, रिक्तिका तो ये है, देखो इसको स्फीति बनाए रखना होता है, टर्जिटी बनाए रखना, स्फीति बनाए रखना होता है। और ये रिक्त स्थान की तरह दिखाई देते, जैसे बबल्स होते हैं पानी का, वैसे दिखाई देते हैं। और इसका जो लेयर होती है वो टोनोप्लास्ट की बनी होती है, याद रखिए, पेपर में बार पूछी गई, टोनोप्लास्ट की। तो ये हो गई पादप कोशिका। थैंक यू। अब पादप कोशिका के बाद हम एक एक अंग के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।